अकबर के समय में दिल्ली के पास एक गांव था अमनपुर। इस गांव में सुलेमान नाम का एक साहूकार था जो ब्याज पर धन देने का काम करता था। इसी अमनपुर गांव में सज्जन सिंह नाम का एक व्यापारी भी था जिसका व्यवसाय बहुत फल फूल रहा था। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सुलेमान सेठ के बारे में अमनपुर गांव में यह किस्सा मशहूर था कि वह मुर्दों से भी अपना बकाया वसूल लेता है। अमनपुर में सुलेमान सेठ की धूर्तता और बर्बरता के किस्से कहे जाते थे। यदि किसी ने सुलेमान सेठ से कर्ज लिया तो उसका उसके चंगुल से निकल पाना नामुमकिन ही था। आम तौर पर अमनपुर के लोग 12 कस्में खाते रहते थे कि चाहे जैसी भी मुसीबत आ जाए वे सुलेमान सेठ से कर्ज नहीं लेंगे। मगर लोगों को आखिरकार ऐसी जरूरतें घेर लेती थीं कि सुलेमान सेठ से कर्ज लिए बगैर उनका काम ही नहीं चलता और ऐसी घड़ी में लोग मरता क्या न करता वाली कहावत को चरितार्थ करने लगते। इस तरह सुलेमान सेठ की चांदी कट रही थी। एक बार अमनपुर गांव में काबुल का एक व्यापारी फारूक शेख आकर ठहरा। वह सूखे मेवे की तिजारत करता था। किसी जलसे में उसकी मुलाकात सज्जन सिंह से हो गई। परिचय हुआ तो मुलाकातें भी होने लगीं और फारूक शेख ने सज्जन सिंह को अपने व्यापार की खूबियां बतानी शुरू कर दीं। काजू, अखरोट, अंजीर, किशमिश, चिलगोजा, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी जैसे सूखे मेवों के व्यापार से होने वाले फायदे का विवरण उसने कुछ इस प्रकार दिया कि सज्जन सिंह समझने लगा कि उसका कारोबार उतना फायदा कभी नहीं दे सकता जितना फायदा सूखे मेवे के व्यापार से हो सकता है। मन में यह बात आने पर उसका ध्यान अपने व्यापार में उस तरह नहीं लगता था जिस तरह कभी लगा करता था। फारूक शेख के साथ बैठकर ऊंचे ख्वाब देखते रहने के कारण उसे अपना काम छोटा और ओछा दिखने लगा था। जिस काम को पहले वह पूर्ण मनोयोग के साथ किया करता था, अब उसी काम को करने में उसे संकोच होने लगा। साल बीतते बीतते उसे अपने व्यापार में घाटा लगा। हालत यह हो गई कि उसे अपना व्यापार चलाने की बजाय अपना कारोबार समेट लेने की नौबत आ गई। उसकी इस अवस्था की जानकारी उसके दोस्तों, यहाँ तक कि फारूक शेख को भी नहीं थी, जिसके साथ उसका रोज का उठना बैठना हो गया था। कभी किसी से कुछ नहीं मांगने की आदत के कारण सज्जन सिंह अपनी इस स्थिति के बारे में भी किसी से कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन फारूक शेख ने उसे खोया खोया सा देखकर यूं ही पूछ लिया, क्या बात है सज्जन सिंह? इधर तुम बहुत उदास दिखते हो। अगर व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव झेल रहे हो तो बताओ, कुछ पैसे चाहिए तो बेहिचक बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर दोस्त होते ही क्यों हैं? वक्त जरूरत एक दूसरे के काम आना ही तो दोस्ती का उसूल है। मगर उस दिन भी सज्जन सिंह अपने मित्र फारूक शेख से अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बता पाया और इसके बाद काबुल से अचानक बुलावा आ जाने के कारण वह 3 महीने के लिए काबुल चला गया। उसने जाते समय सज्जन सिंह से भेंट की और कहा, दोस्त, तुम न भी कहो तो हम समझते हैं कि तुम्हें अभी मदद की जरूरत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगी तो कहूंगा ही। भला तुम जैसे दोस्त से कोई बात छुपाई जा सकती है? सज्जन सिंह ने बहुत चालाकी से फारूक शेख से अपनी सच्चाई छुपा ली। जाते जाते फारूक शेख ने सज्जन सिंह से कहा, सज्जन सिंह, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। इधर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब तुम्हारे कारोबार में नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि तुम अपना कारोबार बदलना चाहो। यदि ऐसा है तब भी मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। मैं 3 महीनों के लिए काबुल जा रहा हूं। ठीक 3 माह बाद यहां लौट आऊंगा। यहां लाखों की लेनदारी है। देर करने से मुझे नुकसान होगा, ग्राहक भी टूट जाएंगे। तुम सोच विचार करके रखना। नया कारोबार करने के लिए यदि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो बेहिचक मुझसे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
सज्जन सिंह की इच्छा हुई कि वह अपने दोस्त से अपनी खस्ताहाली बयां कर दे, मगर न जाने कैसा संकोच उस पर हावी था कि वह फारूक शेख से कुछ भी कह नहीं पाया और वह काबुल चला गया। सज्जन सिंह की हालत दिनों दिन खराब होती गई। महीना बीतते बीतते उसे काफी नुकसान हो गया। अब उसकी माली हालत इतनी जर्जर हो चुकी थी कि उस पर महाजनों की देनदारियां बढ़ने लगीं और अंततः महाजनों ने भी उसे टकासा जवाब दे दिया, पहले बकाया का भुगतान करो फिर माल की बात करो। लंबे व्यापारिक जीवन में यह पहला अवसर था जब सज्जन सिंह के ऊपर महाजनों का बकाया चढ़ा हुआ था और वह उनका भुगतान करने में असमर्थ था। ऐसे समय में उसे फारूक शेख की बड़ी याद आई। उसे इस बात का पछतावा होने लगा था कि जब उसने उससे मदद की पेशकश की थी तब क्यों नहीं उसने उसकी पेशकश मान ली। यदि उसने उससे वक्त पर मदद ली होती तो यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। दुकान में रसद की कमी के कारण सज्जन सिंह के पास ग्राहकों का आना कम हो गया था। देनदारियां लद जाने के कारण सज्जन सिंह को साहूकार अब गला पुकारने लगे थे। विवशता की इस स्थिति में सज्जन सिंह को फारूक शेख की याद आ रही थी और उसके लौटने में अभी 2 माह का समय था। जिन दिनों सज्जन सिंह अपनी देनदारियों से परेशान था उन्हीं दिनों उसका एक महाजन उसके पास आया और अपने बकाये के भुगतान के लिए उस पर जोर डालने लगा। उस दिन सज्जन सिंह ने किसी तरह उस साहूकार से थोड़ी मोहलत ले ली और उसे विदा किया। इसके बाद बैठकर उसने अपनी तमाम देनदारियों का हिसाब किया। कुल मिलाकर 3 लाख रुपयों का भुगतान उसे अपने महाजनों को देना था। ऐसा नहीं करने पर उसके लेनदारों से उसके संबंध तो खराब होते ही साथ ही बाजार में रहीसी साख भी चली जाती। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि सुलेमान सेठ से 2 माह के लिए 3 लाख रुपए कर्ज ले लिया जाए और 2 माह के बाद जब फारूक शेख वहां आ जाएगा तब वह फारूक से पैसे लेकर सुलेमान सेठ के पैसे वापस कर देगा और फारूक शेख के साथ ही मिलकर कोई नया धंधा शुरू कर लेगा। ऐसा सोच लेने के बाद सज्जन सिंह ने थोड़ी राहत की सांस ली। उस दिन वह चैन की नींद सोया और दूसरे दिन तड़के ही वह सुलेमान सेठ के पास पहुंच गया। सुलेमान सेठ अजीब किस्म का साहूकार था। उसने अपने मकान के आगे एक तख्ती लगा रखी थी, एक हुंडी बनाओ जितना चाहो ले जाओ। सज्जन सिंह ने सुलेमान सेठ की धूर्तता की अजीबोगरीब कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन आज मजबूरी में वह उसके दरवाजे पर खड़ा था। सुलेमान सेठ ने सज्जन सिंह को आदरपूर्वक बैठाया, उससे उसका कुशलक्षेम पूछा, फिर पूरे विश्वास के साथ कहा, देखो भाई सज्जन सिंह, मेरे पास आने का तो एक ही मकसद होता है, कर्ज लेना। वैसे यह अकबर का दरबार तो है नहीं कि बादशाह के दर्शन के लिए कोई आ जाए। सुलेमान सेठ का दफ्तर है जहां लोग आते हैं, हुंडी बनाते हैं और पैसे ले जाते हैं। जिस दिलेरी से मैं पैसे देता हूं उसी दिलेरी से पैसे वसूलना भी जानता हूं, इसलिए मेरा पैसा कहीं डूबता नहीं। बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? सुलेमान सेठ की आक्रामक लहजे में कही गई इस सीधी बात से सज्जन सिंह हिल गया। उसे स्मरण हो आया कि एक दोस्त की बारात में उसकी भेंट सुलेमान सेठ से हुई थी और उसने उससे कहा था कि इस गांव में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको जरूरत के समय सुलेमान की याद न आई हो। आज खुद को भी सुलेमान सेठ के पास बैठा महसूस कर सज्जन सिंह एक अनकही शर्मिंदगी झेल रहा था, मगर इसके बावजूद अपने महाजनों के तगादे से बचने के लिए उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था। उसने अपने संकोच से उबरते हुए कहा, सुलेमान सेठ, मुझे 2 महीने के लिए 3 लाख रुपयों की जरूरत है। 2 माह के बाद तुम्हारे पैसे मैसूद तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे भाई, जब मूल लौटाओगे तो सूद भी लौटाओगे ही। हाँ पक्का 2 माह के बाद पैसे वापस कर दोगे? सोच समझकर बोलो, सुलेमान ने कहा। हाँ हाँ पक्का ही समझो। सज्जन सिंह ने बात बनती देखकर उत्साह में कहा।
समझो जैसी बात हमारे यहाँ नहीं चलती है सज्जन सिंह। 2 माह का मतलब 2 माह, न 1 घंटा कम न 1 घंटा ज्यादा। और पक्का का मतलब पक्का। बोलो है मंजूर तो बात आगे बढ़ाओ। सुलेमान सेठ ने ठसक से भरी आवाज में सज्जन सिंह से कहा, हाँ मंजूर है। 2 माह का मतलब 2 माह। 2 माह में मैं तुम्हारे पैसे जरूर वापस कर दूंगा। सज्जन सिंह की आवाज में विवशता थी। नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर से एक सेर गोश्त निकाल लूंगा जहां से मन चाहे। सुलेमान सेठ ने अपनी उसी ठसक भरी आवाज में कहा। अब जो करो कहते हुए सज्जन सिंह ने हथियार डाल दिए। सुलेमान सेठ ने एक कागज पर सज्जन सिंह से हल्फनामा लिखवाया। मैं सुलेमान सेठ से 3 लाख रुपए कर्ज ले रहा हूं। यदि इसका भुगतान मैं 2 माह में नहीं कर पाऊं तो सुलेमान सेठ का हक होगा कि वह मेरे शरीर के किसी भी भाग से एक सेर मांस निकाल ले। हल्फनामा लेकर सुलेमान सेठ ने 3 लाख रुपए सज्जन सिंह को थमा दिए। लो, पूरे 3 लाख गिन लो। और हाँ, एक सेर मांस वाली बात याद रखना। अब जाओ और अपना काम करो, सुलेमान सेठ ने कहा। सज्जन सिंह के पास और कोई चारा नहीं था। 3 लाख रुपए लेकर वह सुलेमान सेठ के पास से उठ गया और वहीं से अपने साहूकारों के पास देनदारी निपटाने के लिए चला गया। देनदारियां निपटा लेने के बाद उसने कोई सामान किसी भी साहूकार से नहीं लिया। इसका एकमात्र कारण था कि उसका मन अपने धंधे से पूरी तरह उचट गया था। वह निश्चय कर चुका था कि फारूक शेख के आने पर उससे पैसे लेकर वह सुलेमान सेठ का कर्ज उतार देगा और उसी के साथ मिलकर ही कोई नया व्यवसाय शुरू कर लेगा। दिन बीतते रहे। जिस दिन 2 माह का समय पूरा हुआ उस दिन ही फारूक शेख अमनपुर पहुंचा और सीधे सज्जन सिंह के घर गया। सज्जन सिंह बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने फारूक शेख से अपनी पूरी व्यथाकथा कह सुनाई और सबसे पहले सुलेमान सेठ का कर्ज उतारने की जरूरत बताई। फारूक शेख ने भी वक्त की नजाकत को समझते हुए बिना विलंब किए 3 लाख रुपए के साथ कुछ अतिरिक्त रकम अपने पास रखकर सज्जन सिंह के साथ सुलेमान सेठ के घर गया। सुलेमान सेठ ने उन्हें आया देखकर भी उन पर ध्यान नहीं दिया। सज्जन सिंह ने कहा, भाई सुलेमान सेठ, मैं तुम्हारा ऋण अदा करने आया हूँ। सुलेमान सेठ ने मुंह बिचकाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी, तुम्हें सूद समेत सारे कर्ज की वापसी कल तक कर देनी थी। अब तो 2 महीने का समय बीत चुका। अब तो मैं तुम्हारे शरीर से एक सेर गोश्त का टुकड़ा निकालूंगा। यही ऋण अदायगी का तरीका शेष है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुलेमान सेठ की बातें सुनकर हताश होता हुआ सज्जन सिंह उससे आरजू मिन्नत करने लगा, मगर सुलेमान सेठ अपनी उसी ठसक भरी आवाज में उससे कहता रहा, तुम अपना भी समय खराब कर रहे हो और मेरा भी। अब कुछ भी कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। हलफनामे में सारी बातें स्पष्ट हैं। या तो तुम मुझे अपने शरीर से एक सेर मांस निकालने दो या मुझे न्यायालय में जाकर फरियाद करने दो। फारूक शेख ने भी सुलेमान सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सुलेमान सेठ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। अंततः मामला न्यायालय में पहुंचा। इस अजीबोगरीब हलफनामे को देखकर न्यायाधीश भी चकरा गया और उसने यह कहते हुए मामला बादशाह अकबर के दरबार में भेज दिया कि मौजूदा किसी भी कानून के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। मामला पेचीदा है और इससे किसी की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बादशाह सलामत खुद इस मामले की सुनवाई करें। अकबर ने जब मामले से संबंधित कागजात देखे तब उनकी अक्ल भी कोई राह नहीं खोज पाई और अंततः इस मामले पर विचार करने का जिम्मा बीरबल को सौंप दिया। बादशाह के हुक्म से सुलेमान सेठ और सज्जन सिंह की पेशी बीरबल के पास हुई। बीरबल ने सुलेमान सेठ से पूरी बातें सुनी और सज्जन सिंह ने इस बात की तस्दीक कर दी कि सुलेमान सेठ जो कुछ भी कह रहा है वह सच है।
फिर बीरबल ने सज्जन सिंह से पूछा, क्या तुम अभी सुलेमान सेठ के 3 लाख रुपए मैसूद वापस कर सकते हो? जी हाँ, सज्जन सिंह ने संक्षिप्त उत्तर दिया। बीरबल ने सुलेमान सेठ से कहा, तुम अपने रुपए सूद समेत लेकर अब सज्जन सिंह को जाने दो। मगर सुलेमान सेठ ने प्रतिप्रश्न किया, यह कैसा इंसाफ है? हलफनामे में इस बात का साफ जिक्र है कि 2 माह में 3 लाख रुपयों की मैसूद वापसी नहीं होने पर सज्जन सिंह के शरीर से एक सेर मांस निकालने का हक मुझे होगा। मुझे मेरा हक चाहिए। बीरबल को आम तौर पर गुस्सा नहीं आता था, मगर सुलेमान सेठ की धृष्टता पर उसे गुस्सा आ गया। मगर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने गंभीर स्वर में सुलेमान सेठ से कहा, तुम अपना हक अवश्य पाओगे। तुम्हें हक है कि सज्जन सिंह के शरीर से एक सेर मांस निकाल लो। मगर ध्यान रहे, ऐसा करते समय सज्जन सिंह के शरीर से खून की एक बूंद भी बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र हलफनामे में नहीं है। यदि मांस निकालते समय एक बूंद भी खून निकला तब तुम सज्जन सिंह की हत्या के प्रयास का दोषी माने जाओगे, क्योंकि मौजूदा विधान यही है। अब सुलेमान के होश फाख्ता हो गए। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से 3 लाख रुपए मैसूद वापस करवाने का अनुरोध किया, मगर बीरबल गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें यह अवसर प्रारंभ में प्रदान किया गया था, मगर तुम अपनी बेतुकी मांग पर अड़े रहे। अब तुम्हें वह अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि अब तुम्हारे ऊपर मनमाने ढंग से लोगों का भयादोहन करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। राज्य की ओर से चलने वाले इस मुकदमे का फैसला होने तक तुम्हें कारागार में रखा जाएगा, ताकि तुम किसी और को अपनी बर्बरता का शिकार न बना सको। बीरबल ने अपने इस निर्णय के तुरंत बाद सिपाहियों को निर्देश दिया कि वे सुलेमान सेठ को गिरफ्तार कर लें। अकबर के दरबार में ही सुलेमान सेठ की गिरफ्तारी हो गई। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद उस पर आरोप साबित हो गया और उसे कारावास की सजा हो गई। फारूक शेख ने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया और सज्जन सिंह को अपने व्यवसाय में हिस्सेदार बनाकर उसकी बिगड़ी दशा सुधारने में मदद की। आज भी लोग सज्जन सिंह और फारूक शेख की मित्रता की कहानी सुनाते हैं, जबकि अमनपुर गांव का वजूद अब नहीं रहा। कहते हैं कि अमनपुर गांव अब दिल्ली की सरहदों में शामिल है। अकबर एक कुशल सम्राट तो थे ही, वे अपने सगे संबंधियों और परिचितों का ख्याल रखने वाले बेहतर इंसान भी थे। उनके दरबार में भी उनके अनेक संबंधियों परिचितों को स्थान मिला हुआ था। इन्हीं में उनका एक परिचित था अजमल खान। अकबर उसे दूध भाई कहा करते थे। अजमल खान की माता शाही महल में आया का काम करती थी। अजमल खान की माता ने ही अकबर को शैशवावस्था में पाला था। उसने अकबर को दूध भी पिलाया था, जिसके कारण अकबर उसके पुत्र अजमल खान को सगे भाई से बढ़कर मानते थे और भरे दरबार में भी उसे दूध भाई कहकर ही बुलाते थे। अकबर के इस प्रेम के कारण अजमल खान बहुत गुरूर में रहता था और अक्सर दरबारियों के सामने शेखी बघारता था। इस कारण कोई भी दरबारी उसे पसंद नहीं करता था। बीरबल चूंकि अकबर का बहुत निकट सहयोगी था, इसलिए वह उसके सामने पड़ने से कतराता था, लेकिन बीरबल की पीठ पीछे निंदा किया करता था। बीरबल को उसकी हरकतों का ज्ञान तो था, लेकिन यह सोचकर कि बादशाह के रसूख के लिए ऐसे लोगों की भी बहुत जरूरत पड़ती है, वह कभी अजमल खान के विरुद्ध नहीं गया। कई बार अकबर से कुछ दरबारियों ने अजमल खान के व्यवहार की शिकायत की, मगर अकबर ने उन दरबारियों को समझा बुझाकर भेज दिया, मगर अजमल खान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह अजमल खान अकबर के दरबार का एक ऐसा दरबारी बन गया जिसे कोई भी दरबारी अच्छी निगाह से नहीं देखता था। अजमल खान के प्रति आम दरबारियों के विचार से अकबर परिचित थे। उन्होंने कई बार अजमल खान को सांकेतिक ढंग से समझाने और उसकी गलतियों का एहसास कराने का प्रयास किया था, मगर वह इतनी मोटी बुद्धि का था कि उसे बादशाह की बातें समझ में नहीं आती थीं और उसका दरबारियों के बीच इतराना जारी रहता था।
बीरबल को इस बात का पता था कि अकबर स्वयं कई बार अजमल खान को समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी वह अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आता है, इसलिए बीरबल ने उसका नाम बैल रख दिया था। एक दिन किसी बात पर अजमल खान की बीरबल से कहासुनी हो गई। उसने बीरबल पर रौब गांठते हुए कह दिया, तुम आज दरबारी बने हो और मेरी शाही खानदान में परवरिश हुई है। बादशाह अकबर को उंगली थामकर मैंने चलना सिखलाया है। मुझसे बेहतर तुम बादशाह के बारे में न तो जान सकते हो और न तुम्हें जानने की जरूरत है। अच्छा यही है कि तुम अपनी औकात में रहो और मेरे सामने कुछ भी बोलने से पहले अवश्य सोच लो कि मैं कौन हूँ। अजमल खान की बातें सुनकर बीरबल को बड़ी खीज हुई और उसने पलटकर कहा, जी हाँ जनाब, मैं जब कभी भी आपसे बातें करता हूँ तब मेरे ज़हन में यह रहता है कि आप बैल हैं। बीरबल की बातें सुनकर अजमल खान क्रोध से उबल पड़ा और बीरबल को धमकियां देते हुए वहां से चला गया। ठहरो, मैं आज ही दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अकबर का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह कामकाज चल रहा था। बीरबल अपने तख्त पर बैठा हुआ था। किसी समस्या को सुलझाने के लिए अकबर ने अजमल खान से कुछ पूछा, लेकिन अजमल खान ने उस प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर कहा, जहांपना, मैं तो बैल हूं। बैल भला इन बड़ी बातों को क्या जाने, इसके बारे में भी आप बीरबल से ही पूछें। अकबर को यह समझते देर नहीं लगी कि अजमल खान किसी बात को लेकर बीरबल से नाराज है, लेकिन उस समय दरबार में इस संबंध में उन्होंने अजमल खान या बीरबल से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। वे अजमल खान की कदर करते थे और प्यार से उसे दूध भाई कहा करते थे। उन्होंने भाप लिया था कि जिस वक्त अजमल खान ने खुद को बैल कहा, उस वक्त दरबार में बैठे अधिकांश दरबारी मुंह दबाकर हंसने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि दरबारियों के सामने अब इस प्रसंग में कोई भी बात हो, क्योंकि उन्हें इस बात का भान था कि अजमल खान से आम दरबारियों के संबंध अच्छे नहीं थे। उन्हें आशंका थी कि कहीं अजमल खान के मुंह से फिर कोई तर्कहीन बात निकली तो आम दरबारियों को ठहाका लगाने का अवसर मिल जाएगा। और अकबर नहीं चाहते थे कि दरबार में कुछ भी ऐसा हो जिससे दरबार की मर्यादा भंग होती हो। दरबार के समापन के समय अकबर ने अजमल खान और बीरबल दोनों को रोक लिया। दरबारियों की आंख से यह बात छुपी नहीं रही। ऐसे दरबारी बीरबल से ईर्ष्या तो करते थे, किंतु बीरबल की मेधा शक्ति से वे प्रभावित भी थे, इसलिए उनके मन में बीरबल के प्रति सम्मान का भाव था। जबकि अजमल खान भी दरबारी था, उसके दंभ के कारण ही दरबार का कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता था। जब दरबारियों ने अकबर द्वारा बीरबल और अजमल खान को रोके जाते देखा तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच अजमल खान और बीरबल दोनों ही चर्चा का विषय हो गए। एक दरबारी ने कहा, मुझे तो लगता है कि आज किसी बात पर बीरबल ने अजमल खान को फटकार लगाई है। दूसरे ने कहा, लगता क्या है? अरे भाई, बीरबल से जरूर अजमल खान ने दंभ में आकर बादशाह से अपनी निकटता का एहसास कराया होगा। भला बीरबल जैसा आदमी इस तरह की बात से प्रभावित हो सकता है? उसने पलटकर अजमल खान को बैल कह दिया होगा और बादशाह का करीबी होने के कारण अजमल खान ने बादशाह के सामने कटाक्ष करते हुए यह बात इसलिए उठाई होगी कि बादशाह उससे पूछेंगे ही कि बीरबल ने उसे क्या कहा है और उसे बीरबल के विरुद्ध अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाएगा। तीसरे ने कहा, हाँ दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हारा अनुमान सही है। चौथे ने कहा, बिल्कुल ठीक। और बादशाह ने जानबूझकर उस समय इस प्रसंग को महत्व नहीं दिया। वे धायपुत्र अजमल खान को भी नाराज करना नहीं चाहते। यह उनकी मजबूरी है और बीरबल जैसे दीवान का वे अपमान भी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि बीरबल अकबर के दरबार की शान है। दरबारी जैसे जैसे दरबार से दूर होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी बातें खुले स्वर में होने लगीं। आम दरबारियों के चले जाने के बाद अकबर ने अजमल खान से पूछा, दूध भाई,
आखिर बात क्या है? आप क्यों दरबार में खुद को बैल बता रहे थे? जहांपना, आपके दरबार के सबसे काबिल दरबारी ने मुझे बैल कहा है, इसलिए संक्षिप्त सा उत्तर दिया अजमल खान ने। दूध भाई, आपको कुछ भी बोलते समय इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए कि मैं आपकी कितनी कद्र करता हूं। आप शाही महल से जुड़े हैं। इस दरबार में आपका महत्व कुछ खास है। आपको अपनी और दरबार की मर्यादा का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। यदि आप ही दरबार में अमर्यादित ढंग से बोलेंगे तब अन्य दरबारी क्या करेंगे? अकबर ने समझाते हुए अजमल खान से कहा। अकबर की बात सुनकर अजमल खान तैश में आ गया और बोला, जहांपना, आप तो मुझे ही समझाने लगे, मानो मैंने दरबार में कोई असभ्यता का नमूना पेश कर दिया हो। मगर मुझे जिसने बैल कहा, उससे आपने यह पूछने की जरूरत तक नहीं महसूस की कि आखिर उस शख्स ने मेरे साथ इस तरह की गुस्ताखी क्यों की? अकबर की भी इच्छा हुई कि वे अजमल खान को कह दें, दूध भाई, तुम सचमुच अक्ल से बैल हो, मगर बादशाह होने के कारण उनके कुछ भी बोलने की अपनी एक मर्यादित सीमा थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ समझते हुए भी पूछा, आखिर आपको बैल किसने कहा? अजमल खान ने चिढ़े स्वरों में कहा, तो अब मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि मुझे जिल्ले-इलाही के चहेते दीवान बीरबल ने बैल कहा है। क्यों बीरबल? दूध भाई को तुमने बैल कहा है? अकबर ने बीरबल की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। जी हाँ जहांपनाह, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बीरबल ने। क्यों? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर सप्रमाण मैं कल दरबार में दूंगा। आज और अभी मुझे क्षमा करें, बीरबल ने अकबर से गुजारिश की। अकबर को भी बीरबल के उत्तर से उत्सुकता हो गई कि आखिर बीरबल ऐसा क्या प्रमाण प्रस्तुत करेगा जिससे अजमल खान बैल सिद्ध हो जाएं। उन्होंने तत्क्षण ही बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अजमल खान से कहा, ठीक है दूध भाई, मैं तो नहीं चाहता था कि इस प्रसंग में कोई भी बात दरबार में हो, मगर आप और बीरबल दोनों ही ऐसा चाहते हैं, इसलिए अब इस प्रसंग में कल दरबार में ही बातें होंगी। उस दिन अकबर ने उन दोनों को बिना किसी निर्देश के वापस भेज दिया। दूसरे दिन अकबर का दरबार लगभग भर चुका था। अजमल खान सबसे पहले आकर अपनी जगह पर बैठ चुका था, मगर बीरबल का पता नहीं था। दरबार की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। बीरबल का तब भी आगमन नहीं हुआ था। अजमल खान बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदल रहा था। दोपहर हो चली और तब भी जब बीरबल नहीं आया तो अजमल खान बेसब्र हो गया और उसने अकबर से कहा, जहांपना, आखिर बीरबल दरबार से नदारद क्यों हो गया? भला वह किसी आदमी के बैल होने का क्या प्रमाण देता? वह राजधानी छोड़कर फरार न हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप उसे सिपाही भेजकर गिरफ्तार कराएं और दरबार में बुलवाएं। जबकि अकबर यह समझ रहे थे कि बीरबल के दरबार से गायब होने के पीछे भी कोई खास मकसद है, मगर अजमल खान ने पुनः अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आलीजा, दरबार को इंतजार के लिए मजबूर करना भी अपने आप में जुर्म है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को तरजीह न दें जिससे दरबार का अनुशासन भंग होता हो। सिपाही भेजकर बीरबल को दरबार में बुलवाएं। अभी अजमल खान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीरबल एक बछड़े को हाँकता हुआ दरबार में आया। दरबार में प्रवेश करते ही उसने कहा, माफ कीजिएगा जहांपना, मैं अपने दूध भाई के साथ आज दरबार में आया हूँ। दूध भाई को दरबार में आने लायक बनाने में मुझे वक्त लगा। मेरे दूध भाई समझाने पर भी नहीं समझते हैं, इसलिए मानव नॉवल में वक्त कुछ ज्यादा ही लग गया। क्या मजाक है बीरबल? अकबर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यह बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जी हाँ जहांपना, यह बछड़ा उसी गैया का बेटा है जिसका दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ। इस नाते यह मेरा दूध भाई ही हुआ न, और मैं अपने दूध भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यह दूध भाई भविष्य का बैल है, इसलिए भी इसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, बीरबल ने कहा।
बीरबल के कटाक्ष को अकबर ने तो समझा ही, तमाम दरबारी भी समझ गए और ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। एक नहीं हंसा तो अजमल खान। उसने इस ठहाके के बीच ही कहा, जहांपना। यह चतुर आदमी दरबार का ध्यान उस मूल प्रश्न से हटाना चाह रहा है। उसे आज बताना होगा कि इसने मुझे बैल क्यों कहा। अजमल खान का सवाल सुनकर एक बार फिर दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल से कहा, हाँ बीरबल, बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपना, आप अजमल साहब को दूध भाई कहते हैं। मैं इस बछड़े को दूध भाई कहता हूँ। आपने बचपन में अजमल साहब की माताजी का दूध पिया, इसलिए वे आपके दूध भाई हैं। मैंने बचपन में इस बछड़े की माँ का दूध पिया, इसलिए यह मेरा दूध भाई है। अजमल साहब बड़े हैं और यह बछड़ा उनसे छोटा। मैं बस इतना जानता हूँ कि बछड़ा जब बड़ा होता है तो वह बैल बनता है। इसीलिए मैंने अजमल साहब को बैल कहा। मेरा बछड़ा भी तुनक मिजाज है और समझाने पर भी नहीं समझता। एक बार फिर दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर भी हंसने लगे। अजमल खान का मुंह देखने लायक था। अकबर के दरबार में मूलचंद नाम का एक दरबारी था। राजधानी के कारोबारियों पर बाजार शुल्क का निर्धारण करना और फिर उसकी वसूली, यह कार्य था उसका। मूलचंद जब से बाजार शुल्क विभाग का प्रभारी बनाया गया, तब से ही वह दरबारियों की आंखों पर चढ़ गया था। जब भी किसी दरबारी को मौका मिलता वह ऐसे सवाल उठा देता जिससे बाजार शुल्क विभाग की बदनामी हो तथा बादशाह की नज़र में यह बात आए कि मूलचंद अय्याशी में मग्न रहता है, इसलिए अपने विभाग के क्रियाकलापों के प्रति बेहद लापरवाह है और उसकी इस लापरवाही के कारण राजस्व वसूली के कार्य में भी ढिलाई बरती जा रही है। दरबार में इस तरह के विवाद उठाए जाने का मकसद अकबर समझते थे। वे इस बात से भी वाकिफ थे कि वित्त के बारे में जो समझ मूलचंद की है उसका कोई शानी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह राजकोष के लिए रातों रात करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं की राजस्व वसूली की राह ऐसे निकाल सकता है जिसे प्रजा सहजता से स्वीकार कर ले। अकबर मूलचंद की इसी विशेषता का कायल था। मूलचंद की दोस्ती राजधानी के एक बड़े साहूकार से थी। वह अय्याश तो था ही, मूलचंद को भी अय्याशी के लिए प्रेरित करता रहता था। अब इन दोनों की दोस्ती की खबर चारों ओर फैलने लगी थी। एक रात मूलचंद अपने साहूकार मित्र के साथ रासरंग के लिए एक नाचने वाली के पास चला गया। देर रात तक रासरंग में मग्न रहा। जाम के दौर चलते रहे। रात के तीसरे पहर नशे में मदमत्त होकर वह और साहूकार नाचने वाली के अड्डे से निकले, मगर वे अपने अपने घर पहुंचते उससे पूर्व ही अपराध नियंत्रण शाखा के विशेष छापामारी अभियान के शिकार हो गए। सड़कों पर अपराध नियंत्रण दस्ते के रंगरूटों ने नशे की हालत में मूलचंद और साहूकार को दबोच लिया और उनकी कोई भी दलील नहीं सुनी। वे दोनों अपराध नियंत्रण विभाग के उस कक्ष में बैठा दिए गए जहां संदिग्ध अपराधियों को पूछताछ के लिए रखा जाता था। साहूकार ने तो मूलचंद को अपना दोस्त इसलिए बनाया था कि नवीन वित्तीय नियमों की जानकारी उसे समय से पहले मिल जाया करेगी। मूलचंद दोस्त होने के नाते राजस्व उगाही में सख्ती नहीं करेगा। इसके साथ ही यदि कभी किसी कारण से वह शासकीय उलझन का शिकार हुआ तो मूलचंद के कारण उसे सजा का भागी नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए वह मूलचंद पर जी खोलकर खर्च किया करता था। मगर आज जब मूलचंद के साथ वह अपराध नियंत्रण शाखा के हत्थे चढ़ा तो पाया कि मूलचंद की घिघी बंधी हुई है। उसने सोचा कि यदि वह मूलचंद की तरह अकबर के दरबार का दरबारी होता तो अपराध नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को ऐसी खरी खोटी सुनाता कि वे जिंदगी भर याद रखते। उसे बार बार इस बात के लिए मूलचंद पर क्रोध आ रहा था कि वह गिरफ्तार करने वालों को यह क्यों नहीं बता रहा कि वह अकबर के दरबार का सम्मानित अधिकारी है। चाहे तो वह इन अधिकारियों को मजा चखा सकता है।
बस थोड़ी सी तरकीब की जरूरत है। ये अधिकारी तो एक दपट में मेमने की तरह मिमियाने लगेंगे। उधर मूलचंद मन ही मन घबराता रहा कि सवेरा होने पर लोगों को वह अपना चेहरा कैसे दिखाएगा। लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? बादशाह को जब पता चलेगा कि शराब के नशे में धुत वह मध्यरात्रि के बाद घूमते हुए पकड़ा गया है, तब वे क्या सोचेंगे? पत्नी और बच्चों तक भी बात पहुंचेगी ही, वह उनके सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। सवेरा होने के बाद जब अपराध नियंत्रण शाखा के आला अधिकारी वहां पहुंचे तब साहूकार ने उनसे कहा, आप लोग यह जानकर चकित होंगे कि कल रात आपके रंगरूटों ने एक ऐसी गलती की है जो किसी सूरत में माफ करने लायक नहीं है। आप जानते हैं, मेरे साथ वे लोग मूलचंद जी को पकड़कर ले आए हैं जो शहंशाह आलम अकबर के दरबारी हैं। चूंकि वे राजस्व विभाग के प्रभारी हैं, इसलिए उन्हें सेठ साहूकारों के घर आना जाना पड़ता है। वे किसी कारणवश मेरे गरीब खाने पर पधारे थे और खाने पीने में देर हो गई थी। जब मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था तब बिना कुछ पूछे आपके रंगरूटों ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। अब आप ही सोचें, यह बात जब बादशाह तक पहुँचेगी तब क्या होगा। साहूकार की इस ठंडी धमकी से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उसने मूलचंद से माफी मांगी। मूलचंद और साहूकार दोनों छोड़ दिए गए। मगर यह बात दबी नहीं रह सकी कि रंगरेलियां मनाकर लौट रहे दो बड़े लोग अपराध शाखा की जाल में कल रात फंस गए। इनमें एक शाही दरबार का दीवान भी था। बात उड़ी तो अकबर के कानों में भी पहुंची। अकबर को मूलचंद और साहूकार की मित्रता के बारे में पता तो था ही, उन्हें यह खबर भी थी कि साहूकार अपनी दोस्ती की आड़ में अपने मित्र मूलचंद को शराब पिलाता है और रय्याशी भी कराता है। मगर अकबर यह सब जानकर भी खामोश थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूलचंद कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके नाम को बट्टा लगे या शासन का अहित हो। इतनी बड़ी सल्तनत की अर्थव्यवस्था का संचालन कोई हंसी ठट्ठा की बात तो थी नहीं कि कोई भी उसे चला ले। इस दृष्टि से मूलचंद का कोई विकल्प ही नहीं था। कल रात की घटना की जानकारी अकबर ने पूरी तफ्तीश के साथ मंगा ली। पूरे ब्यौरे पर नजर डालने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साहूकार धूर्त है। वह मूलचंद का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना चाहता है। कल रात भी मूलचंद ने अपने दरबारी होने का रौब अपराध शाखा के अधिकारियों पर नहीं गांठा, बल्कि बड़ी चालाकी से यह रौब गालिब किया था साहूकार ने। अकबर के अभ्यास में था कि अपने शासन के सभी महत्वपूर्ण लोगों पर नजर रखी जाए। वे अपने दरबारियों के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन जब तक बहुत जरूरी न हो किसी की निजता को नहीं छेड़ते थे। बीरबल के कानों में जब मूलचंद वाली घटना पड़ी तब वह सीधे बादशाह अकबर के पास गया। उसने अकबर से कहा, जहांपना, राजधानी में मूलचंद को लेकर बहुत तेजी से अफवाह फैल रही है कि अभी बीरबल की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अकबर ने कहा कि मूलचंद रंगरेलियां मनाकर मध्यरात्रि के बाद लौटते समय अपराध नियंत्रण शाखा द्वारा पकड़ा गया। यही न, फिर थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, बीरबल, जहां धुआं है वहां आग भी कहीं न कहीं होगी। जिस घटना को तुम अफवाह बता रहे हो वह घटना अफवाह नहीं है। जो कुछ भी तुमने सुना है उसमें से अधिकांश बातें सच्ची हैं। फिर थोड़ी देर अकबर चुप रहे। बीरबल ने उन्हें चुप देखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अकबर ने हाथ का इशारा कर उसे चुप रहने का संकेत किया और बोले, बीरबल, मैंने विश्वसनीय और विशेषज्ञ अधिकारियों से इस घटना की तफ्तीश कराई है। मेरी समझ से मूलचंद निर्दोष है और सांसारिक प्रपंचों को नहीं समझता है। साहूकार की मित्रता को वह सच्ची मित्रता समझकर उसकी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करता है। मुझे लगता है कि यदि साहूकार इसी तरह मूलचंद का मित्र बना रहा तो किसी दिन साहूकार अपनी मित्रता की आड़ में उससे कोई ऐसा काम भी करा लेगा जिससे उसकी निष्ठा और ईमानदारी कलंकित हो जाए।
कल रात जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करना समय नष्ट करना है। सोचना यह है कि साहूकार और मूलचंद की मित्रता में दरार कैसे पैदा की जा सकती है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उसे भरोसा हो गया कि अकबर ने पूरी संजीदगी से यह बात कही है। अकबर की मुखमुद्रा से लग रहा था कि वे बीरबल से इस संदर्भ में कोई टिप्पणी या आश्वासन चाहते हैं। बीरबल ने यह भांपते हुए कहा, जहांपना, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। अगले सप्ताह आप मूलचंद और साहूकार के बारे में सुन लेंगे कि दोनों 2 ध्रुवों पर हैं। दोनों के साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अकबर ने बीरबल की आत्मविश्वास भरी बातों को सुनकर अपनी तसल्ली जाहिर करते हुए कहा, बीरबल, यह ध्यान रखना भी हमारा फर्ज होगा कि मूलचंद शाही दरबार का एक महत्वपूर्ण दरबारी है। बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा, ऐसा ही होगा जहांपनाह। दूसरे दिन बीरबल ने साहूकार को पैगाम भेजा कि कुछ आवश्यक बातें करने के लिए वह उससे मिलना चाहता है, इसलिए शाही दरबार में उसके कक्ष में आकर उससे मिले। साहूकार यह पैगाम सुनकर घबरा सा गया। कुछ भी हो, बीरबल था तो बादशाह का खास दीवान जिसकी तूती अकबर के साम्राज्य में हर जगह बोलती थी। पैगाम मिलते ही वह भागा भागा मूलचंद के पास पहुंचा। उसने सोचा कि शायद मूलचंद को इस बात का अंदाज हो कि बीरबल ने उसे क्यों बुलाया है, क्योंकि वह भी शाही दरबार का दरबारी है। मगर मूलचंद को बीरबल के इस बुलावे का कोई कारण मालूम नहीं था। उसने साहूकार को दिलासा दिया कि यदि बीरबल ने बुलाया है तब सचमुच उन्हें किसी जरूरी बात की जानकारी करनी होगी, वरना अकबर के खास दीवान होने के कारण उन्हें सामान्य दरबारी दिनचर्या से कुछ लेना देना नहीं रहता है। शाही दरबार में बने बीरबल के कक्ष में जाने के लिए जब साहूकार दरबार में आया तब मूलचंद उसके साथ था। दोनों की दोस्ती के बारे में सभी जानते थे, इसलिए दरबारियों ने समझा कि मूलचंद ही साहूकार को दरबार का कामकाज दिखाने के लिए लाया है। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब बीरबल की नजर साहूकार पर पड़ी तब वह अपने स्थान से उठकर साहूकार के पास आया और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। बीरबल को ऐसा करते देखकर सारे दरबारी चौंक गए। मूलचंद को भी आशा नहीं थी कि दीवान जी इस साहूकार का इस तरह स्वागत करेंगे। सबको असमंजस में डालते हुए बीरबल ने साहूकार का हाथ बहुत प्रेम से थामा और उसे लेकर अपने कक्ष में चला गया। अपने कक्ष में साहूकार को बैठाकर बीरबल कक्ष से बाहर आया और अर्दली से कुछ कहा। दरबारियों ने देखा कि अर्दली थोड़ी देर के बाद तरह तरह के पकवान और शरबत लिए आया और बीरबल के कक्ष में चला गया। यह पहला मौका था जब दरबारी यह देख रहे थे कि बीरबल दरबार के समय में एक साधारण साहूकार की आवभगत इस तरह कर रहा था। अपने कक्ष में बीरबल ने साहूकार को अच्छी तरह से नाश्ता कराया, फिर प्रेमपूर्वक पूछा, यह बताओ मित्र, भोजन में तुम दाल रोटी पसंद करते हो या भात दाल? साहूकार ने कहा, मुझे तो भात दाल पसंद है। बीरबल ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, भात दाल की बात ही कुछ और है। भात दाल मुझे भी पसंद है। इसके बाद थोड़ी चुप्पी रही और चुप्पी तोड़ते हुए बीरबल अपने स्थान से उठते हुए बोला, ऐसा करो, कल इसी वक्त आ जाओ। शेष बातें कल होंगी। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। लाचारी थी, साहूकार को भी अपनी जगह से उठना पड़ा। बीरबल उसके साथ अपने कक्ष से बाहर निकला और उसके साथ चलता हुआ दरबार में मूलचंद के आसन के पास खड़ा हो गया। फिर प्रेमपूर्वक उसने साहूकार को विदा करते हुए कहा, शेष बातों के लिए कल अवश्य आना। ध्यान रहे हमारे बीच की बातें किसी के कान में न पड़े। बीरबल वहां से पुनः अपने कक्ष में चला गया और साहूकार को मूलचंद ने अपने पास बैठा लिया। फिर उससे धीरे से पूछा, दीवान जी ने क्या कहा? अरे कोई खास बात नहीं हुई। उन्होंने पूछा था कि दाल रोटी और दाल भात में से तुम्हें क्या पसंद है।
मूलचंद को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। भला मुगलिया सल्तनत का दीवान राजधानी के एक नामी साहूकार से यह सवाल क्यों करेगा, वह भी अपने कक्ष में बुलाकर आवभगत करते हुए। पूरे सम्मान के साथ। उसे लगा कि साहूकार उससे वास्तविकता छुपा रहा है। दूसरे दिन जब साहूकार आया तब मूलचंद ने उसे देखकर वह उत्साह नहीं दिखाया जो प्रायः मुलाकात होने पर वह दिखाता था। फिर भी साहूकार उसकी अवहेलना को नजरअंदाज करते हुए उसके पास बैठा तथा बीरबल को अपने आने की सूचना भिजवा दी। बीरबल स्वयं अपने कक्ष से निकलकर दरबार में आया और साहूकार को आदरपूर्वक अपने साथ अपने कक्ष में ले गया। इसके बाद दरबारियों ने देखा कि बीरबल के कक्ष में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और फल शाही नौकर पहुंचा रहे हैं। 2-3 घंटे तक बीरबल उस साहूकार को यह खाकर देखो, यह भी चखो, अच्छा थोड़ा सा यह खा लो आदि कहकर तरह तरह की चीजें खिलाता रहा। जब साहूकार कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं रहा तब उसने बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर बीरबल ने उससे पूछा, पूरी और रोटी में से तुम खाने में क्या चुनोगे? साहूकार ने बीरबल से कहा, रोटी। पूरी तो रोज रोज खा ही नहीं सकूंगा। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ भी ऐसा ही है, बीरबल ने कहा और अचानक बोला, अरे मुझे तो समय का अंदाज ही नहीं रहा। अब तुम जाओ, कल जरूर आ जाना, बाकी बातें अब कल ही हो पाएंगी। बीरबल के संकेत पर साहूकार उठा और बीरबल उसे मूलचंद के आसन के पास तक छोड़ गया। जाते जाते उसने साहूकार से कल की तरह ही कहा, ध्यान रहे, दीवारों के भी कान होते हैं। मूलचंद ने फिर पूछा, दीवान जी ने क्या कहा? तो कल की तरह ही साहूकार ने सहज भाव में उत्तर दिया, आज उन्होंने पूछा था कि रोटी और पूरी में से मेरी पसंद क्या है। मूलचंद ने अविश्वास भरी दृष्टि साहूकार पर डाली। अच्छा चलो बाहर बात करते हैं। मूलचंद दरबार से अपने साहूकार मित्र के साथ बाहर निकला और दरबार के बाहर पहुंचकर उसने उससे पूछा, आखिर 2 दिनों से दीवान साहब घंटों तुमसे क्या बातें करते रहते हैं? अरे यार, कुछ भी नहीं, वे मुझे खिलाते पिलाते रहते हैं, कुछ कहते ही नहीं। जो कुछ भी उन्होंने 2 दिनों में कहा वह वही 2 जुमला था जो मैंने तुम्हें बताया है, साहूकार ने मूलचंद से कहा। मूलचंद की आंखों में अपने प्रति अविश्वास का भाव देखकर साहूकार ने पुनः कहा, मैं सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, तुम्हारी कसम सच। मुझसे अब तक दीवान जी ने कोई बात नहीं की है। बात करने के लिए कल फिर बुलाया है। इस तरह 7 दिन बीतते बीतते मूलचंद और साहूकार के बीच अविश्वास की ऐसी गहरी खाई तैयार हो गई जिसे पाटना मुश्किल था। 7वें दिन बीरबल ने अकबर को सूचना दी, जहांपना मूलचंद और साहूकार अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। अकबर ने बीरबल से पूछ ही लिया, बताओ बीरबल, तुमने यह गुल कैसे खिलाया? बीरबल ने उन्हें साहूकार को दरबारियों के सामने अपने कक्ष में बुलाने और खिला पिलाकर बिना कुछ कहे वापस कर देने की पूरी दास्तान बताते हुए कहा, जहांपना मित्रता परस्पर विश्वास पर टिकी होती है। यदि कभी भी इस पारस्परिक विश्वास के बीच अविश्वास पैदा हो जाए या कर दिया जाए तब मित्रता टिकी नहीं रह सकती। मैंने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस काम को अंजाम दिया। बीरबल की पीठ थपथपाते हुए अकबर ने कहा, सार्वजनिक हित के लिए कभी कभी इस तरह के कदम भी उठाने पड़ते हैं। तुमने जो किया वह अच्छा ही किया। मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हूँ।